हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पे इसके टाइटल से ही पता चल जाता है कि एटम कुछ इमिट कर रहा है और हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। यानी एटम से हम लाइट इमिट करवाते हैं और फिर उसको हम स्टडी करते हैं। उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है और ये एलिमेंट कितना है, यानी किसके बेसिस पे ये जो लाइट इमिट करता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एटम लाइट इमिट कैसे करता है। देखो, हम क्या करते हैं, हम एटम को, मान लीजिए एटम है, इसका न्यूक्लियस है और ये इसका लास्ट शेल है, इसको मैं कहूँगा ये वैलेंस शेल है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल लिथियम की बात करूँगा मैं, लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, या सोडियम की बात, चलो लिथियम लेते हैं। अब इस एटम को क्या करते हैं, हम इसको हम एक्साइट कराते हैं। एक्साइट कैसे कराते हैं, सपोज मैं इस एटम को एनर्जी दूंगा, क्या दूंगा मैं इसको, एनर्जी दूंगा मैं इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। हीट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इसको मैं एनर्जी दे रहा हूँ। जब इसको एनर्जी मिलेगी, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई तो ये एक्साइट हो जाएगा और ये अपनी शेल को छोड़ के हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा और एक नया शेल बनाएगा। हमें कुछ इस तरह का प्रोसेस मिलेगा। यहाँ पे ये है न्यूक्लियस, यानी ये वाला, और ये इसका वैलेंस शेल, इसको लिखूँगा ये वैलेंस शेल है। अब इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ नहीं बल्कि कुछ नए शेल में मिलेगा। अब ये इस शेल में मिल गया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। इस प्रोसेस को बोलूँगा मैं एक्साइटेशन प्रोसेस। क्या बोलूँगा, एक्साइटेशन प्रोसेस। और एक्साइटेशन ऐसे ही नहीं होता है, बल्कि इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यानी इसको जब एनर्जी मिल गई ई, तब जाके इधर चला गया, वरना इधर जाता नहीं, राइट। और ये एनर्जी सपोज इन द फॉर्म ऑफ हीट दी थी सपोज। अब इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया, नैनीहाल चला गया, लेकिन ये वाला जो स्टेट है ये इसका अपना नेटिव स्टेट नहीं है। ये वाला जो स्टेट है वैलेंस शेल, ये इसका अपना नेटिव स्टेट है। इसको भी बोलूँगा मैं ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे भी इसको बोलूँगा मैं ये ग्राउंड स्टेट है इसका, वैलेंस शेल यानी नेटिव स्टेट। लेकिन अभी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये इसका नेटिव स्टेट नहीं है, यानी इसकी अपनी जगह नहीं है। इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलूँगा, एक्साइटेड स्टेट, ठीक। कुछ देर के बाद में ये वापस आएगा यहाँ पे अपनी जगह, लेकिन वापस आने के लिए इसके पास में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये इसको छोड़नी पड़ेगी, यानी इमिट करनी पड़ेगी। ये जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी, ये अगर इसने इन द फॉर्म ऑफ लाइट दे दी तो हम इस लाइट को स्टडी करेंगे। ये कौन सी लाइट दे दी, कौन सी एनर्जी की लाइट दे दी, कौन सी वेवलेंथ की लाइट दे दी। इस स्टडी को हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये लाइट अगर एटम से निकली है, ये जो लाइट अभी निकल गई ना यहाँ पे, ये एनर्जी जो निकल गई इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ये अगर एटम से निकली है तब हम इसको बोलेंगे एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आया। अब मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दूंगा, यानी सिंपल बना के दूंगा। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था, इसको बोलूँगा मैं ग्राउंड स्टेट, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी गया नहीं। ग्राउंड स्टेट मतलब वैलेंस शेल इसका। अब इसको मैंने एनर्जी दे दी इन द फॉर्म ऑफ हीट सपोज, ठीक है। ये एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट मतलब हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। इस प्रोसेस को बोलूँगा मैं एक्साइटेशन। इसके बाद में हमें नया एक स्टेट मिलेगा एटम का, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह नहीं बल्कि ऊपर होगा एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में नहीं बल्कि कहाँ पे होगा, एक्साइटेड स्टेट में। समझ में आया। अब मान लो ये जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी है E1, यहाँ पे इसकी एनर्जी है E2। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है E1, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी मैंने रखी E2, रैंडमली रखी।
कुछ देर के बाद में मैंने आपसे ऊपर भी कहा कि ये वापस आएगा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह, और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास में है ये देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एच म्यू। एच म्यू मीन्स फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी पार्टिकल ऑफ लाइट या क्वांटम ऑफ लाइट या पैकेट ऑफ लाइट, राइट। अब देखो, अब मैं अगर आपसे पूछूं इस लाइट की यानी फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बताएंगे कि एनर्जी जो है इस फोटोन की है यानी एच म्यू, वो बराबर रहेगा E2 माइनस E1। यही बताएंगे ना आप? शाबाश, क्लियर। इसको गौर से देखना, मैं जो कहना चाहता हूँ। ये प्रोसेस है एक्साइटेशन। यहाँ पे ये जो प्रोसेस, इसको मैं कहूँगा डी एक्साइटेशन। क्या कहूँगा? डी एक्साइटेशन। मैं लिखूँगा डी एक्साइटेशन। मेरी बात सुनना जो मैं कहना चाहता हूँ। डी एक्साइटेशन के दौरान क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मतलब एक्साइटेड स्टेट से वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास में थी वो ये देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, क्लियर। इसकी एनर्जी इतनी थी, अब इतनी हो गई। इसका मतलब ये जो लाइट देगा, उस लाइट की जो एनर्जी होगी वो इस डिफरेंस के बराबर होगी। जितनी ये डिफरेंस ज़्यादा होगी दो स्टेट्स की, उतनी उस लाइट की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मान लीजिए अगर ये डिफरेंस इतनी होती तो लाइट की एनर्जी कम होती, लेकिन डिफरेंस ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा ही होगा, राइट। अब देखो, ये दे दी लाइट, अब क्या करेगा ये? अब अगर मैं आपसे पूछूं इस लाइट की एनर्जी, तो आपने बता दिया E2 माइनस E1। अब मैं अगर वेव लेंथ पूछूं तो वेव लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो, न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। यहां तक तो क्लियर है। अब न्यू हमें मालूम है, न्यू बराबर रहता है C/λ। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा जो है ये वेव लेंथ है, वेव लेंथ ऑफ लाइट, क्लियर। यहां तक तो क्लियर है। अब देखो, इसके बदले में, न्यू के बदले में C/λ लिख सकता हूं मैं, तो फिर ये बन जाएगा H। न्यू के बदले लिखेंगे C/λ इक्वल टू E2 माइनस E1, राइट। समझ में आया? अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू HC डिवाइड बाई E2 माइनस E1, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ E2 माइनस E1 मीन्स डेल्टा E, HC डिवाइड बाई डेल्टा E, राइट। H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दोनों कांस्टेंट है ना। फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ लैम्डा जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा E, यानी एनर्जी डिफरेंस अगर ज़्यादा हो गई तो वेवलेंथ कम होगा। अब बात करेंगे एलिमेंट्स की। देखो, अगर मैं लिथियम की बात करूं, फिर मैं सोडियम की बात करूं, मैं पोटेशियम की बात करूं, रुबिडियम की बात करूं, एंड सो ऑन, अदर एलिमेंट्स की बात करूं, इसका जो डेल्टा ई होगा वो अलग होगा, इसका डेल्टा ई अलग होगा, इसका डेल्टा ई अलग होगा, इसका डेल्टा ई अलग होगा। इसको एक्साइट कराने के लिए एनर्जी अलग लगेगी, इसको एक्साइट कराने के लिए एनर्जी अलग लगेगी, इसका एक्साइटेशन के लिए एनर्जी अलग लगेगी। इसी तरह से डी एक्साइटेशन में भी वापस जो एनर्जी देगा वो इनकी अलग अलग होगी। इसका मतलब इनकी जो वेव लेंथ होगी दैट इज डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट की अपनी अलग वेव लेंथ होगी, अलग लाइट देगा। जिस तरह हम फ्लेम टेस्ट करते हैं ना, फ्लेम टेस्ट, हम क्या करते हैं, कोई साल्ट लेते हैं, उसको फ्लेम में जलाते हैं, वहाँ से कलर निकलता है, उस कलर से हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा मेटल
यानी कलर से ही पता चल जाता है हमें कि कौन सा मेटल है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का जो कलर रहता है वो अलग अलग रहता है, क्योंकि वो अलग अलग वेवलेंथ्स इमिट करता है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया। पहले ज़माने हम ऐसे ही करते थे, कोई एलिमेंट लिया, उसको फ्लेम में रखा, वहाँ पे बर्न किया, वो जो कलर देता था उस कलर से हम कहते थे कि इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि हमें एलिमेंट्स के कलर्स मालूम थे कि कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर देता है। ठीक है, या पता भी कर सकते हैं हम, सपोज हमने प्योर एलिमेंट लिया, उसको जलाया, उससे जो कलर मिलता है हम याद रखेंगे कि सपोज लिथियम ये कलर देता है, सोडियम ये कलर देता है, पोटेशियम ये कलर देता है। ठीक है, बाद में अगर हमें सैंपल का एनालिसिस करना हो तो हम वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कलर से कि कौन सा कलर हमें ये मिल जाता है। ठीक है, ये थी पुरानी बात। लेकिन आजकल क्या किया जाता है, आजकल यूज़ किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप का। किसका? स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोप एक तो देखता है कि वेवलेंथ कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी लाइट आ रही है, कौन सी लाइट आ रही है, वो डिटेक्ट करता है। और ये लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, वेवलेंथ से हमें पता चल जाता है टाइप ऑफ एलिमेंट। यानी लाइट जो है, लाइट के कलर से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट, व्हाट इज प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन उसकी उस वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी रहती है उससे पता चल जाता है कि हाउ मच इट इज प्रेजेंट। यानी ये जो है, ये इसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कलर से हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है और इंटेंसिटी ऑफ दैट कलर गिव्स अस क्वांटिटेटिव एनालिसिस। समझ में आया? यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम ये एक्साइटेशन कैसे कराते हैं। हम जो एक्साइटेशन कराते हैं, बाद में एटम को इमिट करवाते हैं लाइट, वो कैसे कराते हैं? देखो, इसके लिए हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम फ्लेम में जलाएंगे इसको, एलिमेंट को, यानी जो सैंपल है हमारे पास में उसको फ्लेम में रखेंगे, फ्लेम से इसको हीट देंगे, ये एक्साइट हो जाएगा। या फिर इसको आर्क या स्पार्क से एनर्जी देंगे और एक्साइट कराएंगे। या फिर प्लाज्मा तो आपको मालूम है, प्लाज्मा से इसको एनर्जी देंगे और एक्साइट कराएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हम फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल? फ्लेम। और फ्लेम का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं हम? ताकि जो एटम है वो एक्साइट हो जाए और वो लाइट इमिट करे। हमको एटम को एक्साइट कराना है ताकि वो लाइट इमिट करे। अगर हम इस एक्साइटेशन के लिए फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, तब हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलेंगे फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलेंगे इसको? फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। या फिर और एक नाम कहते हैं इसको कहते हैं हम फ्लेम फोटोमेट्री। और यहाँ पे जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं, हमें पढ़ना है फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे हम, उसमें प्लाज्मा वगैरह में अभी नहीं जाएंगे। राइट, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब फ्लेम में या हीट देने से क्या क्या होता है, यानी ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस इसका किसका? एक्साइटेशन प्रोसेस, वो किन किन स्टेप्स में होता है, इसके लिए मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको। हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं सिंपल स्टेप्स बताऊंगा आपको। देखो, पहले हम लेते हैं सैंपल। क्या लेते हैं? सैंपल। ठीक, सैंपल लिया,
ये सैंपल लिक्विड, सॉलिड या गैस हो सकता है। सपोज हम लेंगे लिक्विड सैंपल, क्या लेंगे, लिक्विड सैंपल। क्लियर। उसके बाद में पहला जो स्टेप होगा, फ्लेम में हीट मिलेगी इसको सैंपल को, तो यहाँ पे इवापोरेशन होगी। किसकी इवापोरेशन होगी, इवापोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो इसमें लिक्विड होगा वो इवापोरेट हो जाएगा। राइट, समझ में आया। इवापोरेशन होगी तो हमें क्या मिलेगा, रेसिड्यू। ये याद रखना, रेसिड्यू मतलब जो लिक्विड के बगैर बाकी जो बचा खुचा है वो मिलेगा हमें, और ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, लेकिन इवापोरेशन जो है वो डायरेक्टली नहीं होती है। सैंपल पहले ऐसे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, ड्रॉपलेट्स, उसके बाद में इवेपोरेशन होती है। ठीक है, ये हो गया पहला प्रोसेस। ठीक, अब ये जो रेसिड्यू बच गया, इसका देखेंगे क्या होता है रेसिड्यू, या मैं उसको बोलूँगा सॉल्ट। ठीक है, ये जो रेसिड्यू है, ये जो सॉलिड है, अब ये वेपोराइज होगा, यानी इवापोरेट होगा। इवापोरेट होने से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा गैस, ये गैसियस स्टेट में चला जाएगा, गैसियस स्टेट। समझ में आया ना। और गैसियस स्टेट में क्या होगा, जो सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, अब वो सोडियम क्लोराइड नहीं रहेगा, वो बन जाएगा, यानी गैसियस स्टेट में बन जाएगा वो Na रेडिकल और Cl रेडिकल, या मैं बोलूँगा Na एटम और Cl एटम बन जाएगा। इसको मैं बोलूँगा एटोमाइजेशन। क्या बोलूँगा मैं, एटोमाइजेशन होगी यहाँ पे। राइट, क्लियर, यानी डिसोसिएट होगा और एटम्स बनाएगा। अब जो एटम्स बन गए, एटम्स, इनको जब और हीट मिलती, क्योंकि हीट वहाँ पे है, फ्लेम में हीट मिलती है, तो यहाँ पे एक्साइटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्साइटेशन, और हमें मिल जाते हैं एक्साइटेड एटम्स। कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। और ये एक्साइटेड एटम जो ये डी एक्साइट होते हैं, डी एक्साइट, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, एक्साइट, और ये देते हैं हमें लाइट। क्या देते हैं, लाइट, प्लस एटम आता है वापस ग्राउंड स्टेट में। क्लियर, तो याद रहेगा ना। क्या क्या करेंगे, पहले सैंपल को इवापोरेट कराते हैं, सॉल्वेंट निकल जाता है, इसको बोलते हैं डिसॉल्वेशन भी। दूसरे इसमें सैंपल खुद इवापोरेट होता है और गैसियस स्टेट में चला जाता है। तीसरे स्टेप में एटम्स, ये जो जो हमारे पास में सैंपल है, यानी साल्ट है, वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और अलग अलग एटम्स बन जाते हैं। और फिर और एक स्टेप में एटम्स जो है वो एक्साइट होते हैं, एक्साइटेड एटम्स बनाते हैं, फिर डी एक्साइट होके लाइट देते हैं। ठीक, अब याद रहेगा ना आपको। यानी अब मैं अगर इसको एक ही इसमें शॉर्ट में लिखूं, तो मैं बोलूँगा ऐसे, नंबर 1 डिसॉल्वेशन, नंबर 2 यानी सॉल्वेंट इवापोरेट होता है, नंबर 2 इवेपोरेशन ऑफ सैंपल, यानी सैंपल गैस बन जाता है। ठीक, तीसरा डिसोसिएशन ऑफ सैंपल ब्रेक हो जाता है, एटम्स बन जाते हैं, इसको मैं बोलूँगा एटोमाइजेशन। राइट, उसके बाद में चौथे में एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, पांचवें में बोलेंगे हम डी एक्साइटेशन। राइट,
यहाँ तक ये पूरे स्टेप्स हैं, ये आप याद रखो। अब मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा इसके बारे में। हमने देखा कि सैंपल कैसे बनता है, फिर एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कैसे होती है, और वेवलेंथ किस तरह हम वहाँ से निकालते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल देखो, सबसे पहले एल्कली मेटल्स जो हैं, एल्कली मेटल्स, उसके लिए ये तो एप्लीकेबल है ही। उसके लिए उसके बाद में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसके लिए ये इन चीज़ों के लिए जो सॉफ्ट मेटल्स हैं, जो इजीली एक्साइट होते हैं, इजीली इवापोरेट होते हैं, ये क्या होते हैं, इजीली इवेपोरेट। तो इनके लिए तो ये एप्लीकेबल है ही। अब क्या ये हेवियर एलिमेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है? हाँ, कुछ हेवियर एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल कॉपर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप, आयरन और मैंगनीज एक्स्ट्रा, यानी क्रोमियम वगैरह भी इसमें आते हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गए मेटल्स। अब क्वेश्चन ये बनता है, नॉन मेटल्स के लिए इस्तेमाल होता क्या? ये हाँ, नॉन मेटल्स में भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन मेटल्स। लेकिन याद रखना, ये जो वाले हैं ना, ये वाले, ये आपको विजिबल रेंज में या अल्ट्रा वायलेट रेंज में, यानी 200 से लेके 800 नैनोमीटर के रेंज में आपको लाइट देंगे, इमिटेड लाइट, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स आपको जो लाइट देते हैं, इमिटेड लाइट यानी इमिटेड रेडिएशन जो रहती है, इमिटेड स्पेक्ट्रम जो रहता है, वो आईआर रीजन में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? आईआर रीजन, ठीक। और जहाँ पे हम आईआर रीजन की बात करेंगे, वहाँ पे हम इसको बोलते हैं फ्लेम इंफ्रारेड इमिशन, या हम इसको बोलते हैं फ्लेम इंफ्रारेड इमिशन। तो ये नॉन मेटल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखना कि ये जो फ्लेम फोटोमेट्री है, या जिसको बोलूँगा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस अच्छी तरह से, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम्स आती ही हैं, यानी ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, जब हम एटोमाइजेशन करते हैं, एटोमाइजेशन, तो हमें मिलते हैं एटम्स, ठीक है, और ये एटम्स साल्ट से बनते हैं। अगर ये एटम्स बनने के बाद में वापस जब ये आएंगे ग्राउंड स्टेट में, अगर उस दौरान ये अलग अलग मिक्स हो गई, यानी अलग अलग मिल गई, तो कोई नया कंपाउंड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? नया कंपाउंड। क्यों बना सकते हैं नया कंपाउंड? क्योंकि एटम्स, अब इनकी मर्जी है किसके साथ जाएंगी, किसके साथ नहीं। और इनकेस अगर वो नया कंपाउंड बन गया, उसके लिए एनर्जी अलग लगेगी, उसकी हो सकता है वो ज़्यादा एनर्जी पे एक्साइट हो या कम एनर्जी पे। तो उस सूरत में यहाँ पे जो हमें लाइट मिलती है, इमिटेड लाइट, वो हमें अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। क्लियर? उसमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है, यानी इमिटेड लाइट कम ज़्यादा हो सकती है। और अगर नया कंपाउंड बन गया, तो याद रखना, नया कंपाउंड बनने से जो इमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो आप क्या बताएंगे इसको? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। और कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल भी कहाँ पे? एक्साइटेड स्टेट में। सपोज अगर मैं ऐसा लूँगा, n स्टार यानी नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, तो मैं इस रेशो को बोल सकता हूँ कि ये रेशो
मुझे बता सकता है, जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन रेशो, ये रेशो मुझे बता सकता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी। कैसे बता सकता है वो बताऊंगा मैं। ये ऐसे बता सकता है, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, सपोज ए लिखूंगा मैं, ए, और यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा ई डिवाइड बाय के टी, ये लिखूंगा मैं। समझ में आया? अब देखो ये जो रेशो है ना, ये रेशो मुझे बता रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इन एक्साइड स्टेट कितना है डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इन ग्राउंड स्टेट। यानी जितना यहाँ पे एक्साइड स्टेट में सैंपल ज़्यादा होगा उतना वो लाइट ज़्यादा इमिट करेगा, राइट। तो फिर मैं इसको बोलूँगा सिंपली इट इज़ इंटेंसिटी यानी ये इंटेंसिटी है, क्योंकि ये वो रेशो है जो मुझे बता रहा है कि एक्साइड स्टेट में कितने एटम्स हैं और ग्राउंड स्टेट में कितने। यहाँ पे जितने एटम्स ज़्यादा होंगे उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब इसमें ये चीज़ें देखने की, ये जो है डेल्टा ई, इट इज़ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्साइड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, ठीक है। यानी E2 और E1 में जो डिफरेंस है, मैं बोलूँगा E2 माइनस E1, इसको मैं कहूँगा ये है E2 माइनस E1 जो है यही है डेल्टा ई। और K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T जो ये टेम्परेचर इन केल्विन है, टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर मैं ये कांस्टेंट है तो मैं ये कह सकता हूँ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या मैं ऐसा बोलूँगा दिस n बाय n नॉट, n स्टार बाय n नॉट, यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस। यानी अगर हमें इंटेंसिटी बढ़ाना हो तो हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। क्लियर? समझ में आया? इस इक्वेशन को बोलते हैं बोल्ट्जमैन इक्वेशन। क्लियर? अब और एक चीज़ रह गई यहाँ पे, वो है ए। क्या है? ए सिंपली एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है एलिमेंट पे। इट वेरीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे आपको पता चल सकता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। यानी जिस एलिमेंट का वैल्यू यहाँ पे फिक्स होता है, यानी फिट होता है, वही एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इट इज़ अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको जो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप एटम्स से लाइट इमिट करवाते हैं और आप उस लाइट को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह की लाइट है, और उस लाइट के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये किस एलिमेंट ने लाइट दी है, यानी किस एटम ने ये लाइट दी है, और वो एटम्स की तादाद कितनी होगी। समझ में आया ना? लाइट का हम क्या देखते हैं वहाँ पे, वेवलेंथ। यानी आप अगर लाइट लेंगे, जो फ्लेम से लाइट, मान लीजिए फ्लेम है, यहाँ से रेडिएशन निकलती है, इनसे जो वेवलेंथ निकलती है, इस वेवलेंथ के आधार पे या इसके भरोसे पे आप ये बता सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट की जो इमिटेड वेवलेंथ है वो अलग अलग है। फिर उसके बाद में अब उस वेवलेंथ में कितनी इंटेंसिटी है, उसकी बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइप के जो एलिमेंट है वो कितने प्रेजेंट है, कौन सी कंसंट्रेशन में वो प्रेजेंट होंगे। समझ में आया ना? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करो, अगर आया है तब भी कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। ठीक है, चलो आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।